वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट आई ए विच इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट विच इज़ टॉकिंग अबाउट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमने जो है अपने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 में काफ़ी लेक्चर्स कर लिए हैं एंड अब जो है हमने 43 तक कर लिया। 43A से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एंड 60 सेक्शंस तक जो है हमारा आर्बिट्रेशन है। तो 2 लेक्चर्स आप मान के चलिए जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। 43A के साथ डेफिनेशन सेक्शन है। इसमें बताया जा रहा है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ अदर चीज़ लिखी है तो फिर वो माना जाएगा, और अगर कुछ नहीं है तो चेयरमैन का मतलब यहाँ क्या होता है। चेयरमैन का मतलब होता है चेयरमैन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ इंडिया का, जो कि अपॉइंट होता है 43 के सी के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंदर। यानी कि चेयरमैन अगर आपको मिलता है तो उसका मतलब होता है चेयरमैन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 43 सी सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है, फिर है सेकेंड डेफिनेशन दैट इज बी डेफिनेशन, जो कि काउंसिल के बारे में बात कर रहा है। उसका मतलब होता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 43 बी के अंदर स्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो मेंबर की है, जिसका मतलब होता है मेंबर ऑफ द काउंसिल, जिसमें इंक्लूड होता है चेयरमैन भी। तो ये था हमारा डेफिनेशन सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं 43B में, जो कि बता रहा है एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है, इनकॉर्पोरेट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में और इस्टेब्लिश कर सकती है इस एक्ट के पर्पस के लिए एक काउंसिल, जिसको आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेंगे, और वो परफॉर्म करेगी ऐसी ड्यूटी, डिस्चार्ज करेगी ऐसे फंक्शन जो कि इस एक्ट में मेंशन है। फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि काउंसिल जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी। ठीक है, और उसका नाम होगा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वो इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट का होता है, और इस एक्ट के प्रोविज़न से वो सब्जेक्टेड होगा। वो एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है या डिस्पोज ऑफ कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कर सकता है काउंसिल, क्या क्या कर सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, फिर वो एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ कर सकता है प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, उसको सू भी किया जा सकता है और वो भी सू कर सकता है। ठीक है, जो इस हेड ऑफिस होगी इस काउंसिल की वो होगी दिल्ली में। ठीक है, तो ये हेड ऑफिस जो है आपकी वो कहाँ पे होगी, वो दिल्ली में होगी। और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल भी ले लेता है तो फिर वो काउंसिल कहीं पे भी इंडिया में इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये बताना मैं भूल गई थी, ये जो पार्ट ए है इसको, ये जो है ये स्टार्टिंग में नहीं था बट इसको अमेंडमेंट से लाया गया था, और ये जो है ये 2019 का अमेंडमेंट है, तो रिसेंट अमेंडमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है 43C के बारे में बोल रहा है। इसमें बता रहे हैं जो काउंसिल होगा उसका कंपोजिशन क्या होगा। तो बेसिकली इसमें जो होता है ना, फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं। तो जो कि जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस बन सकता है हाई कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, या जज बन सकता है हाई कोर्ट का, या वो एमिनेंट पर्सन है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में, कंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन में, और वो अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कंसल्ट करेगा, किसको करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो कि चेयरमैन होगा। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि कंपोजिशन जो होगा ना, सबसे पहले कंपोजिशन जो है चेयरमैन का दिया जा रहा है। तो चेयरमैन कौन पर्सन होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, या तो कोई जज हो सकता है हाई कोर्ट का जो कि एक इमिनेंट पर्सन, और सॉरी, हाई कोर्ट का जज है या तो इमिनेंट पर्सन है जिसके पास स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस है किस चीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन में, और उसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऐसा पर्सन जो है वो चेयरमैन, एज अ चेयरमैन अपॉइंट होगा। देन जो सेकेंड पर्सन है वो क्या होगा, वो मेंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन का था, दूसरा जो है मेंबर का है। मेंबर कौन सा होगा, इमिनेंट आर्बिट्रल प्रैक्टिशनर होगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो।
और उसको नॉमिनेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो नॉमिनेट होता है। तो कौन है, इमिनेंट आर्बिट्रल प्रैक्टिशनर, जिसके पास सब्सटेंशियल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नॉमिनेट किया हो। फिर जो थर्ड है वो भी मेंबर है, इसकी क्वालिफिकेशन है कि वो इमिनेंट क्या एकेडमिशियन होना चाहिए, जिसके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च में और टीचिंग में। किस चीज़ के रिसर्च और टीचिंग में, आर्बिट्रेशन या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉज में। और वो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ अपॉइंट कर ही रही है तीनों जगह पे। और यहाँ पे कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, यहाँ कंसल्टेशन के बारे में नहीं बात की गई है, बट थर्ड में फिर से कंसल्टेशन किसकी, चेयरमैन, इस पर्सन की कंसल्टेशन के साथ होगी। फिर जो थर्ड पर्सन है, ये जो फोर्थ पर्सन है, यानी कि चेयरमैन 2 मेंबर का हमने देख लिया, फोर्थ पर्सन जो है वो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर के बारे में बात कर रहा है, जो कि सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि लीगल अफेयर्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में काम कर रहा हो या रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको, और जो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के बिलो ना हो, तो उसको बनाया जाएगा मेंबर एक्स ऑफिशियो। फिर जो फिफ्थ पर्सन है मेंबर एक्स ऑफिशियो, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि वो सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के बिलो नहीं होना चाहिए। देन जो हमारा 6 नंबर का पर्सन है, वो जो पार्ट टाइम मेंबर होगा वो कौन होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से होगा, और उसको चूजन किया होगा रोटेशनल बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जो जी पॉइंट में जो दिया है वो बताए कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा या मेंबर होगा, और उसको सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए तो 7 मेंबर है। सबसे पहला चेयरमैन है, और चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो हाई कोर्ट का जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो हाई कोर्ट का जज, या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या एमिनेंट पर्सन जिसको स्पेशल नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, आर्बिट्रेशन के, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन जो मेंबर है वो इमिनेंट आर्बिट्रल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। जो थर्ड पर्सन है वो इमिनेंट एकेडमिशियन हो, उसका अच्छा रिसर्च या टीचिंग का नॉलेज हो आर्बिट्रेशन में या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉज में, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, ठीक है, जो ए में है वैसे चेयरमैन। फिर जो मेंबर एक्स ऑफिशियो होगा वो सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, और वो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए। देन जो अगेन जो बात हो रही है मेंबर एक्स ऑफिशियो की, उसमें भी चेयरमैन सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का या मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का, या कोई भी पर्सन जो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के बिलो ना हो। देन जो एफ पॉइंट है उसमें बोल रहा है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री का जो चूज होता है रोटेशनल बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देन जो लास्ट पॉइंट है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, वो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, ठीक है। तो ये हमने कंपोजिशन देख लिया। अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, तो चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं काउंसिल के, जो अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, वो होल्ड करेंगे ऑफिस 3 साल तक जिस दिन से उन्होंने एंटर किया हो ऑफिस, ठीक है। यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर को छोड़ के जो अदर मेंबर होंगे ना, उनका टेन्योर होगा 3 ईयर्स, और वो किस दिन से होगा, जिन्होंने जब वो एंटर कर गए ऑफिस में। इसके साथ प्रोवाइजो भी अटैच है जो बोल रहा है कि कोई भी चेयरमैन हो गया या कोई भी मेंबर होगा जो अदर देन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, वो होल्ड करेगा ऑफिस, ठीक है, एज सच आफ्टर ही अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर्स। यानी कि वो जो प्रोवाइजो में क्या बोल रहा है कि कोई भी नो चेयरमैन और मेंबर, कोई भी चेयरमैन या मेंबर जो होते हैं, कोई भी मेंबर और चेयरमैन जो हैं, जो अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वो होल्ड नहीं कर सकते हैं ऑफिस, ठीक है, आफ्टर वो 70 ईयर्स के हो जाएंगे उसके बाद होल्ड नहीं कर सकते हैं। और 67 ईयर्स इन केस ऑफ मेंबर्स, अदर देन मेंबर जो है 70 ईयर्स चेयरमैन के केस में, और मेंबर्स के केस में क्या है 67 ईयर्स। तो ये थोड़ा ऑड नंबर है 67 ईयर्स, तो ये याद रखिएगा। जनरली 67 नहीं होता है, 65 होता है, 70 होता है, तो 67 है यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि सैलरी अलाउंसेस जो भी होंगे ना चेयरमैन के या मेंबर के, वो प्रिस्क्राइब करा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब कर देगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें, ये सबसेक्शन 3 बता रहा है।
देन जो है हमारा सबसेक्शन 4 बोल रहा है जो पार्ट टाइम मेंबर होंगे ना वो इंटाइटल होंगे कि वो ट्रैवलिंग या अदर अलाउंसेस भी जो उनको दिया जाए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। देन जो होता है 43D, ये ड्यूटी और फंक्शन के बारे में बता रहा है कि काउंसिल को इस्टेब्लिश तो करा दिया गया, कॉम्पोजिशन बता दिया गया, सैलरी बता दी गई, तो अब इनकी ड्यूटी या फंक्शन क्या है। तो काउंसिल की ड्यूटी क्या है कि वो सारे मेजर्स ले जो भी नेसेसरी है प्रमोट करने के लिए या इंकरेज करने के लिए आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और अदर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, मैकेनिज्म को। और जो है वो पर्पस उसका क्या होगा कि वो फ्रेम करे पॉलिसी या गाइडलाइंस ताकि इस्टेब्लिश हो सके ऑपरेशन या मैनेजमेंट ऑफ यूनिफॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। तो यानी कि ये काउंसिल की ड्यूटी है कि वो सारे मेजर्स ले जो भी जरूरी है ताकि प्रमोट किया जाए, इंकरेज किया जा सके आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या कंसिलिएशन या अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को। और इस पर्पज़ के लिए पॉलिसी फ्रेम की जाए, गाइडलाइन फ्रेम की जाए ताकि इस्टेब्लिश करे ऑपरेशन या मैनेजमेंट एक यूनिफॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के तरीके से, और वो सारे मैटर से रिलेटेड होंगे जो भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये काउंसिल की ड्यूटी है ये सारी चीज़ें करने की, ठीक है, पॉलिसी बनाने की, इनकरेज करने की, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन। फिर जो है सबसेक्शन 2, इस पर्पस के लिए ना या ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ये फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए इस एक्ट के अंदर काउंसिल क्या करेगा, काउंसिल जो है वो फ्रेम कर सकता है पॉलिसी। तो काउंसिल क्या करेगा, काउंसिल फ्रेम कर सकता है पॉलिसी जो कि गवर्न करेगी और गवर्निंग द ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फ्रेम करे आ जाएगी पॉलिसी ताकि ग्रेड किया जाए इंस्टीट्यूशन को, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को। फिर रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करेगा एग्रीडिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन, एग्रीडिएशन भी किया जाएगा आर्बिट्रेटर्स का। फिर जो रिव्यू करेगा ग्रेडिंग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को या आर्बिट्रेटर्स को वो भी। फिर होल्ड जो करेगा ट्रेनिंग या वर्कशॉप in the area of arbitration in collaboration of the law firm और law university और arbitral institution। फिर फ्रेम करेगा, रिव्यू करेगा, अपडेट करेगा, नॉर्म्स इंश्योर करेगा, सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। ये सब कौन कर रहा है, काउंसिल कर रहा है। फिर जो है एक्ट करेगा एज अ फोरम, काउंसिल जो है वो फोरम की तरह भी एक्ट कर सकता है, फोरम फॉर एक्सचेंज इन व्यूज एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड इन क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म टू मेक इंडिया रिबोस सेंटर ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। तो ये सब इजी सी है, इसलिए मैं इसको मीनिंग नहीं समझा रही क्योंकि इसमें कुछ समझाने को जैसा है नहीं, ठीक है। फिर जी में क्या है, काउंसिल क्या करेगा यही सब बता रहा है। काउंसिल जो है रिकमेंडेशन मेड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन वेरियस मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू मेक द प्रोविजन ईजी एंड रिजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। फिर काउंसिल क्या करेगा, प्रमोट करेगा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बाय स्ट्रेंथनिंग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। फिर वो कंडक्ट भी करा सकता है, एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी करा सकता है वेरियस सब्जेक्ट में जो रिलेटेड है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अवार्ड सर्टिफिकेट से। फिर वो जो है इस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है डिपॉजिटरी आर्बिट्रल अवार्ड की जो इंडिया में बनी है, और वो क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन भी दे सकता है रिगार्डिंग पर्सनल ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, और अदर फंक्शन भी वो परफॉर्म कर सकता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो काउंसिल कर रही है। ये था 43D। या 43E के बारे में क्या बोल रहा है, उसमें वैकेंसीज के बारे में बात हो रही है जो कि इनवैलिडेट नहीं कर देगी काउंसिल के प्रोसीडिंग्स। अब जो है कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग्स जो है काउंसिल की वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी बस इस रीज़न से कि कोई वैकेंसी या कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल में, कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन जो एक्ट कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल, कोई इरेगुलरिटी या प्रोसीजर में काउंसिल के जो अफेक्ट नहीं कर रही है मेरिट ऑफ द केस, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, वैकेंसी जो है इनवैलिडेट नहीं कर सकती है काउंसिल की प्रोसीडिंग्स, जो वो क्या बस इस रीज़न से कि कोई वैकेंसी या डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल में, कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन में जो एक्ट कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, और कोई इरेगुलरिटी है किस चीज़ के प्रोसीजर में, काउंसिल के प्रोसीजर में जो अफेक्ट नहीं कर रही है केस के मेरिट पे, ठीक है। फिर एफ में बोल रहा है रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो चेयरमैन है और फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर्स है वो नोटिस दे सकता है राइटिंग में अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को और रिज़ाइन कर सकता है ऑफिस में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देके वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है कि चेयरमैन जो है और फुल टाइम मेंबर जो है, यहाँ ऊपर में बात हो रही थी फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर की, अब चेयरमैन या फुल टाइम मेंबर्स की जो है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट नहीं किया है तो वो रिलिंक्विश नहीं कर सकते हैं अपना ऑफिस सूनर और कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, यानी कि 3 महीने की नोटिस पीरियड तो सर्व करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज सक्सेशन एंटर अपॉन द ऑफिस और अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टर्म,
ठीक है। और जब जो सक्सेसर है वो एंटर कब करेगा, जब एक्सपायर हो जाएगा वो टर्म, विच एवर इज अर्लियर। मतलब दो चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि कोई पर्सन को ड्यूली अपॉइंट किया जाएगा एज अ सक्सेसर, तो वो एंटर कब करेगा ऑफिस, अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि उस ये जो 3 मंथ है, या तो जो एक्सपायरी का टर्म है, नोटिस दिया उसके 3 मंथ के, या तो उसका जो एक्सपायरी का टर्म है जो भी अर्लियर होगा उस टाइम से जो है दूसरा मेंबर एंटर कर जाएगा ऑफिस में। फिर 43G जो है वो रिमूवल ऑफ मेंबर के बारे में बोल रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेंबर को रिमूव भी कर सकता है ऑफिस से अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, अगर वो इंगेज हो गया किसी भी टाइम जब वो ऑफिस में है, वो किसी दूसरे पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो गया, अगर वो कन्विक्ट हो गया किसी ऑफेंस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो मोरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस था, अगर वो एक्वायर कर लिया कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट जो कि प्रिजुडाइज कर रहा है फंक्शन एज अ मेंबर उसका, या जो है वो अब्यूज़ कर रहा है अपना पोजीशन को, और वो कंटिन्यू कर रहा है किसी ऑफिस में जो कि उसका इंटरेस्ट में एज अ मेंबर का इंटरेस्ट उसका प्रिजुडाइज कर रहा है, हार्मफुल पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, या तो वो फिजिकली या मेंटली क्या है, इनकेपेबल बन गया है मैं अपना मेंबर बनने के लिए। तो ये था हमारा रिमूवल। इन जो 7 पॉइंट्स दिए गए इन सब चीज़ों में मेंबर को रिमूव करा जा सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 2 में सिंपली यही बात कर रहा है कि किसी भी मेंबर को रिमूव नहीं किया जाएगा ऑफिस से, ठीक है। सबसेक्शन डी और ई के अंदर जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है रेफरेंस नहीं मेड कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में कि वो इंक्वायर करे या हेल्प करे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बिहाफ में, या रिपोर्ट करे मेंबर को, वैसा ग्राउंड जिस ग्राउंड पे उसको रिमूव करा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी मेंबर को रिमूव नहीं किया जाएगा डी और ई ग्राउंड पे। तो डी और ई एक बार देख लीजिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर रहा है या जो अपना पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा है, तो डी या ई में तब तक रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है एक रेफरेंस मेड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इंक्वायरी बैठा जाएगी उसके अकॉर्डेंस पे, और जो भी रिजल्ट निकलेगा तभी उस ग्राउंड पे उसको रिमूव करा जाएगा, ठीक है। फिर जो है 43H हमें बता रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी देयरफॉर। तो यहाँ पे काउंसिल जो है अपॉइंट कर सकता है, एक्सपर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, वैसे कमेटी एक्सपर्ट का जो भी उसको सही लगता है ताकि वो फंक्शन डिस्चार्ज कर सके, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी स्पेसिफाइड किया गया है रेगुलेशंस में, ठीक है। फिर आई बोल रहा है कि जनरल नॉर्म्स क्या होंगे ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो काउंसिल जो है वो ग्रेड कर सकता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को किस बेसिस पे, किस बेसिस ऑफ क्राइटेरिया पे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या क्वालिटी या कैलिबर ऑफ आर्बिट्रेटर से रिलेटेड हो, परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ टाइम लिमिट से रिलेटेड हो, ताकि वो डिस्पोज ऑफ करा जा सके डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन उस मैनर में जो भी रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया हो। फिर 43J क्या बोल रहा है, नॉर्म्स फॉर एक्रीडिएशन के बारे में बता रहा है, क्या नॉर्म्स होगा एक्रीडिएशन का। तो जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉर्म होगा एक्रीडिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर का, वो ये होगा जो भी स्पेसिफाइड किया गया है रेगुलेशंस में। फिर 43K बोल रहा है डिपॉजिटरी ऑफ अवार्ड के बारे में, कि काउंसिल जो है मेंटेन करेगी एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड जो कि इंडिया में बनेगी, ठीक है। ऑन सच अदर रिकॉर्ड जो भी रिलेटेड होगी ऐसे मैनर में जो कि स्पेसिफाइड किया जाएगा रेगुलेशंस में, ठीक है। तो काउंसिल मेंटेन करेगी इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड और जो इंडिया में बनाया जाएगा, और सच अदर रिकॉर्ड में जो भी इस मैनर में प्रिस्क्राइब किया जाएगा रेगुलेशंस में, ठीक है। फिर 43L बोल रहा है पावर टू मेक रेगुलेशन बाय काउंसिल। तो किसके पास पावर है रेगुलेशंस बनाने की, तो काउंसिल के पास पावर दिया गया है, बट इसके लिए वो कंसल्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और रेगुलेशन बना सकता है जो कि कंसिस्टेंस होना चाहिए इस एक्ट के प्रोविजन से, रूल के प्रोविजन से, ताकि वो डिस्चार्ज कर सके फंक्शन और परफॉर्म कर सके ड्यूटी जो इस एक्ट के अंदर दिया गया है। फिर 43M बोल रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO के बारे में। यहाँ बोल रहा है कि एक CEO होगा काउंसिल का जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट जो अदर टर्म्स ऑफ सर्विस होगा उस CEO का वो भी वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। CEO जो है डिस्चार्ज करेगा वैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ऐसी ड्यूटी जो कि स्पेसिफाइड की गई होगी रेगुलेशंस में। फिर 4 पॉइंट में वो होगा कि देयर शैल बी ए सेक्रेटरीट ऑफ काउंसिल, एक सेक्रेटरीट ऑफ काउंसिल होगा जिसमें ऐसे मेंबर ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय होंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। एंड जो लास्ट पॉइंट है उसमें बोल रहा है क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट और अदर टर्म्स और कंडीशन जो भी होगी सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़ की या अदर ऑफिसर्स की काउंसिल की, वो ऐसे होगी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो ये चैप्टर, ये पार्ट जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, पार्ट 1A। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, और
इतना इजी था, मैंने अभी जल्दी जल्दी बताया लेकिन इतना इजी था कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 2 जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में बोल रहा है। यहाँ हमारा पार्ट 1 पार्ट ए कंप्लीट है। अब पार्ट 2 जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में बात कर रहा है और ये लास्ट पार्ट है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। देन जो थर्ड पार्ट है वो कंसिलिएशन से रिलेटेड है। तो ये पार्ट करते ही हमारा आर्बिट्रेशन खत्म हो जाएगा। मल्टीपल रिवाइज कीजिए, अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास, 20 दिन टाइम है। मल्टीपल रिवाइज कीजिए, आपका ये जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो दिस इज ऑल बाय माय साइड। दिस इज एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।